दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे विशेषण से। आज विशेषण से हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे और इस क्लास को आप पूरे आनंद के साथ ले रहे होंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। तो विशेषण आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण क्या है? विशेषण एक विकारी शब्द है। ठीक, विशेषण क्या है? एक विकारी शब्द है। विकारी मतलब लिंग वचन काल कारक के आधार पर जिन शब्दों को हम परिवर्तन, विकार मीन्स परिवर्तन हो सकता है उसका, उसे हम विकारी कहेंगे और विशेषण हमारा हो जाएगा विकारी शब्द। अब देखिए विशेषण की परिभाषा पे हम चलते हैं कि वह विकारी शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। मतलब वह विशेषण कहलाता है। जो शब्द, जो विकारी शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा वह जो है विशेषण कहलाएगा। ठीक, संज्ञा मतलब राम, राम की विशेषता बता दे कि राम अच्छा आदमी है। सर्वनाम अगर वह अच्छा व्यक्ति है, अगर यही चीज है संज्ञा एवं सर्वनाम की वो विशेषता बता देगा, वो विशेषण कहलाएगा। अब आते हैं हम विकारी शब्द कौन कौन से हैं। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक, अब देखिए संज्ञा की विशेषता जो बतलाएगा उसे विशेषण कहेंगे, ऊपर हमने लिखा है परिभाषा में। फिर सर्वनाम की विशेषता जो बतलाएगा वो विशेषण कहलाएगा, ऊपर लिखा है परिभाषा में। लेकिन अगर विशेषण की विशेषता जो बता देगा वह जो हो जाएगा प्रविशेषण। मतलब ये विशेषण तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता ही रहा है, लेकिन अगर विशेषण की विशेषता बता दे जो, वो हो जाएगा प्रविशेषण। अब देखिए आगे है क्रिया की विशेषता, और जो क्रिया की विशेषता बता दिया वह हो जाएगा क्रिया विशेषण। चलते हैं हम आगे की तरफ। देखिए विशेषण में ऐसे कुछ शब्द आते हैं उस जिसमें जो है कहा जाए तो ये परिभाषिक शब्द हैं, विशेषण में ये प्रयोग में आएंगे। विशेषण शब्दों वाक्य अगर बनता है कोई तो वाक्य में इनका प्रयोग होगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, विशेष। विशेष का मतलब हो जाएगा जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, जिसकी विशेषता बताई जाती है। मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जाएगी, ठीक है, वह हो जाएगा विशेष्य। अब देखिए जैसे गीता सुंदर है, गीता की यहाँ सुंदरता बताई, मतलब गीता संज्ञा होगी और सुंदर इसकी विशेषता हो गई। मतलब यहाँ गीता जो है विशेष हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। अगर हम बोल दें विशेषक, मतलब जिससे विशेषता बताई जाती है। हमने आपको बताया कि गीता सुंदर है, तो इसमें जो है ये जो सुंदर है वो विशेषण हो जाएगा, विशेषक उसी को हम कहेंगे। जिससे विशेषता मतलब सुंदर शब्द जो लिया गया है वो गीता की विशेषता बता रहा है, वो हो जाएगा हमारा विशेषक। अब आते हैं हम प्रविशेषण पे। विशेषण की विशेषता बताने वाला, अभी हम पीछे आपको बताया ना कि अगर जो विशेषण की विशेषता बता देगा वो हो जाएगा प्रविशेषण। अब चलते हैं हम आगे एग्जाम्पल पे। अब देखिए अगर देखिए प्रविशेषण में अगर हम बोल दें कि गीता बहुत सुंदर लड़की है। अब देखिए गीता संज्ञा हो गई, ठीक, सुंदर तो हमारा विशेषक हो जाएगा। मतलब गीता विशेष से हो जाएगी, सुंदर विशेषक हो जाएगा। लेकिन हमने जो लगा दिया कि बहुत सुंदर, जो बहुत लगा दिए हैं वो हमारा शब्द हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, तो चलते हैं हम एग्जाम्पल आगे फिर एक और बता देते हैं। मुख चंद्र सा खिल गया। अब देखिए एग्जाम्पल में मुख चंद्र सा खिल गया। अब इसमें ये मुख जो है विशेष है, मतलब
ये मुख की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। विशेष्य जिसकी विशेषता मतलब मुख की विशेषता बतलाई गई वो विशेष्य हो जाएगा। अब चंद्र, चंद्र मतलब चंद्रमा, वो विशेषक जिससे चंद्रमा से इस मुख की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। अब सुंदर बगीचा, इसमें भी देखिए बगीचा हमारा हो जाएगा संज्ञा या विशेष्य, ठीक, ठीक है। मतलब ये सुंदर बगीचा मतलब बगीचा सुंदर है, उसकी विशेषता सुंदर विशेषक से बताई जा रही है। चलते हैं आगे, विशेषण के प्रकार पे आएंगे। पहला हो जाएगा गुणवाचक, दूसरा हो जाएगा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। देखिए वैसे तो ज्यादातर हमको चार प्रकार मिलता है, लेकिन ये पांचवा प्रकार भी है व्यक्तिवाचक विशेषण, और इसे हम ना संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाते हैं, ठीक है। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना यही व्यक्तिवाचक है। हम पीछे आपको पूरा बताएंगे इसके बारे में, लेकिन ज्यादातर हम पढ़ते हैं किताबों में चार ही है, लेकिन यह भी है। अब चलते हैं गुणवाचक पे। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा का बोध हो, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। मतलब जिन विशेषण शब्दों से ऐसे शब्द जो विशेषता प्रकट करते हो, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेष जो है शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा का बोध गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इन संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा का बोध जिससे हो जाए, जो शब्द यूज मतलब प्रयोग में ला दिया जाएगा, वही हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण। चलते हैं, देखिए भाव के आधार पर किसी व्यक्ति का भाव कैसा है, लाल, अरे अच्छा, बुरा, वीर है वो, डरपोक है, ये इसकी विशेषता हो गई, ठीक। और रंग पे लाल, हरा, पीला, सफेद, किसी भी रंग जो है उस इस पे बोल दिया जाए। अगर दशा पतला, मोटा, सुख, पत हाँ पतला फिर से हो गया, सॉरी, भारी। अगर आकार पे ले लिया जाए, गोल, सुडौल, नुकीला आदि, मतलब ये एक विशेषता वाले शब्द है ना, वही चीजें हैं गुणवाचक विशेषण में। अब दूसरा आ जाता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। ये क्या हो जाएगा, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिभाषा से पूरा आपको समझ में आ रहा होगा कि जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण जो है दो प्रकार के हैं। पहला हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। इसको हम आगे देखते हैं क्या है, क्या है देखिए। निश्चित संख्यावाचक, जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चार लड़के, पांच लड़के, मतलब एकदम पूरा बता दिया कि पांच आदमी हैं, चार लड़के हैं, तीन औरतें हैं, ये पूरा एकदम निश्चित संख्या बता देगा, वो हो जाएगा निश्चितवाचक संख्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक। अब ये भी देखिए हम इसको भी एक अलग अलग से पढ़ेंगे। निश्चित संख्यावाचक में भी एक उसका सब टॉपिक है, ठीक है। अब पहला गणनावाचक संख्या विशेषण, यह वस्तुओं की गणना बतलाता है। क्या है, कोई भी वस्तु है उसकी गणना गिन के बताएगा, गणना करके, उसी को हम कहेंगे गणनावाचक संख्या विशेषण। देखिए क्या हो जाएगा कि एक, दो, पांच, इसमें यही हो जाएगा ना गणना करके कि एक है, दो है, पांच है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा, देखिए इसके आगे और है, बोल देगा क्रमवाचक, यह क्रम के अनुसार गणना का बोध करता है। क्रम नहीं कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, ये क्रम से होता है ना, उसी चीज को वो बोल रहा है कि क्रमवाचक है, ठीक है। अब आता है आवृत्तिवाचक, यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य अनुपात बताता है। आवृत्ति
शक्तिवाचक कहलाएगा। जैसे दुगुना है, पहली वस्तु से वो दूसरी वस्तु को अधिक बनाने का अनुपात बता रहा है, दुगुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, यह इसका अर्थ हो जाएगा। चौथा आता है समुच्चयवाचक विशेषण। इसका क्या हो जाएगा? ये समुच्चयवाचक जो विशेषण है, इसमें जो है ये दर्जनों में बात होगी इसकी, ठीक है, जोड़ा में बात होगी। सतसई, 700, बत्तीसी, शताब्दी, ये समुच्चयवाचक है, ठीक है, ये समुच्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। अब हम चलते हैं, दूसरा जो इसका था, पहला हमारा हो गया था निश्चित संख्यावाचक। अब आते हैं हम उसका दूसरा जो है प्रकार, अनिश्चित संख्यावाचक पे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जिन विशेषणों से विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। क्या हो जाएगा? जिन विशेषणों से विशेष्य की अनिश्चित संख्या, मतलब जो भी विशेषण शब्द होगा, जो विशेष्य मतलब संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है, उसकी अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा। संज्ञा या सर्वनाम या कोई नाम ले लिए हम, ठीक है, या कोई भी चीज ले लिए, उसकी अनिश्चित संख्या, उसमें कोई कंफर्म नहीं रहेगा कि ये कितना है, एक अंदाज बैठाएगा आदमी, वो हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। और इसमें देखिए कैसे, जैसे कुछ लोग थे, कई लोग थे, काफी था, एक ऐसे हम बोल देते हैं ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये हम कॉमा लगा देंगे, नहीं कहेंगे कुछ लोग थे। अब कुछ लोग में आदमी कितना बताएगा, उसका कोई संख्या रहेगा कोई, तब ना, इसीलिए यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा पूरा। चलते हैं हम अगले, तीसरा हमारा हो जाएगा विशेषण का प्रकार, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए आते हैं, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञान हो, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। देखिए जैसे थोड़ा, बहुत, 5 लीटर, 2 किलो, मतलब इससे हम किसी वस्तु का वजन, माप तोल नाप ये कर सकते हैं। 2 मीटर, 4 मीटर, मतलब ये परिमाण जिसका कुछ निकलेगा, नाप तोल आएगा जिसमें, वो हो जाएगा परिमाणवाचक। अब हम चलते हैं परिमाणवाचक के, देखिए इसमें ये दो भेद हैं। परिमाणवाचक के दो भेद हैं, पहला हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हम चलते हैं पहले वाले पे चलते हैं, निश्चित परिमाणवाचक। देखिए ये पूरे इसके शब्द से ही इसका पूरा समझ में आ जाएगा। उसकी परिभाषा आपको ना बताएं तभी भी आप जान जाएंगे कि जिसमें जिसका परिमाण जो है निश्चित होगा, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, उसे निश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। अब देखिए हमने बोल दिया 5 किलो अनाज, हाँ, 100 लीटर दूध, 10 किलो गेहूं, 4 किलो चीनी। इसमें हमें अब निश्चित परिमाण पता चल रहा है कि इतनी वस्तु का हम बोल रहे हैं, इतना ही उसका नाप है, इतना ही इसका तौल है, वही चीज हो जाएगी निश्चित परिमाण। अब देखिए अनिश्चित पे हम अगर चलें, तो जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित मात्रा का बोध हो, अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, थोड़ा जल है, बहुत पानी। अब हम अगर बोल दिए बहुत पानी गिर गया, अब कितना पानी गिर गया इसमें तो हमको पता ही नहीं है, हमने खाली इतना बोल दिया कि बहुत पानी गिर गया। थोड़ा कपड़ा, क्या थोड़ा कपड़ा। अगर ऐसे बोले कितने कपड़े की लंबाई कितनी, थोड़ा कपड़ा की लंबाई थी, अगर हम ऐसे बोल दें तो इसका कोई हमें परिमाण नहीं पता चलेगा। इतना दूध, अगर हम कह दें इतना दूध, तो इसमें हमें किसी परिमाण या कितना उसका वजन है, कितना उसका माप है, हमें ये निश्चित नहीं है, इसलिए हो जाएगा ये अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हम चलेंगे विशेषण के चौथे प्रकार पर, सार्वनामिक विशेषण, या उसे हम कहेंगे संकेतवाचक। ठीक है, यह क्या है, जो सर्वनाम शब्द, हम्म जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त हो,
जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का हमारे कॉलेज का है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। ये मतलब ये संकेत कर रहा है ना कि यह लड़का, इसमें यह जो है ये संकेत कर रहा है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम यही है ना, सर्वनाम में यह वह ऐसे ही आएगा ना सर्वनाम, उसी को जो है ये सर्वनाम को लेकर ये इसकी विशेषता बताएगा संकेत करके, यह लड़का हमारे कॉलेज का है। ठीक है, हो जाएगा। यह पुस्तक मेरी है, इसमें हम वह लगा देंगे, इस लगा देंगे, उस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा। अभी कह दे उस घर में कौन रहता है, एक तरह से कोई भी सेंटेंस हम लगा दें तो उसमें सार्वनामिक विशेषण, जहाँ पे सर्वनाम रहेगा, सर्वनाम शब्द रहेगा, वहां संकेत कर रहा है ना, ये जो शब्द होते हैं वो संकेत करते हैं, इसलिए इसका नाम सर्वनामिक विशेषण संकेतवाचक ये है। ठीक है, चलते हैं अगली तरफ। हमने पीछे आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक विशेषण किताबों में ज्यादातर 4 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन ये अगर आप और अच्छी किताब पढ़ेंगे उसमें दिया रहेगा व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, इसका क्या है, इसमें संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, मतलब संज्ञा शब्दों से विशेषण बनेगा इसमें। यदि किसी संज्ञा शब्द में प्रत्यय लग जाए और अन्य संज्ञा की विशेषता बताने लग जाए, समझ इसको समझिएगा। यदि किसी संज्ञा शब्द में प्रत्यय लग जाए और अन्य संज्ञा की विशेषता बताने लग जाए, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। इसमें देखिए कैसे हो जाए, अगर हम बीकानेर बोले तो ये संज्ञा हो गया। अगर इसमें हमने देखिए पीछे प्रत्यय लग गया है तो बीकानेरी भुजिया, अगर हम ऐसे में कह दें कि बीकानेर भाई एक व्यक्तिवाचक है, ठीक, एक जगह है, अगर उसमें हमने बीकानेरी भुजिया बोल दिया, देखिए तो वही व्यक्तिवाचक विशेषण हो जा रहा है। अगर राजस्थान, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, संज्ञा शब्दों से विशेषण बना। यदि किसी संज्ञा शब्द में प्रत्यय लग जाए तो देखिए राजस्थान एक जगह है, उसमें पानी प्रत्यय लग गया है, हाँ, नी प्रत्यय लग गया है तो राजस्थानी, नी प्रत्यय लगा तो उसके बाद ये राजस्थानी हो गया। यही चीज है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब देखिए भारत होता है ना, तो भारतीय, देख रहे हैं यहाँ पे प्रत्यय लग गया, ये भारतीय हो गया। अब इलाहाबाद होता है, अब यहाँ बोल दिया इलाहाबादी लोग, तो यहाँ पे पूरा व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। देखिए विशेषण हमने पीछे पढ़ लिया। देखिए शॉर्ट में हमने आपको बता, देखिए अगर हम इसको विस्तार से करेंगे वो कोई मतलब नहीं है। इन्हीं चीजों को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, आपका पूरा जितना भी क्वेश्चन अगर आएगा आप उसको अच्छे से हल कर पाएंगे और बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, विशेषण की अवस्था कितनी है, 3 है। एक संज्ञा या सर्वनाम से दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से तुलना की जाती है। ठीक, एक संज्ञा सर्वनाम, जैसे हम कह देते हैं राम अच्छा है, लेकिन राम से अच्छा श्याम है। ठीक, यहाँ पे तुलना हुई ना, यही चीज अभी देखिए आगे आएगी। पहले मूलावस्था, यहाँ पे मूलावस्था में देखिए राम हमने बोला ना, और उसके बाद उत्तरावस्था, मतलब राम से अच्छा उत्तरावस्था हो जाएगी। और उत्तमावस्था, राम और श्याम से भी अच्छा अगर हम किसी को कर दें वो हो जाएगा उत्तमावस्था। देखिए अब बारी बारी हम देखेंगे इस चीज को। पहला मूलावस्था में जब किसी संज्ञा सर्वनाम की किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से कोई तुलना नहीं की जाती। देखिए ये राम बोला हमने, तो यहाँ पे ये मूलावस्था है, ठीक है, ये चीज वहीं की वहीं रहेगी। विशेषण शब्द मूल अवस्था में होगा, कोई भी शब्द रहेगा वो मूल अवस्था में रहेगी, मूलावस्था में। लेकिन अब यही आ जाएगा उत्तरावस्था, विशेषण की अवस्था जिसमें दो संज्ञा सर्वनाम परस्पर तुलना की जाती है। मतलब इसमें दो संज्ञा सर्वनामों का परस्पर तुलना की जाएगी
वो हो जाएगी उत्तरावस्था। इसमें क्या होता है, या तो विशेषण शब्द से ठीक पहले से पद लिखा जाता है। हमने बोला राम से श्याम, राम से श्याम बोले ना हम, से लग जाएगा उसके पहले, तो वहां पर उत्तरावस्था हो जाएगी। या फिर विशेषण के साथ तर लग जाए, जैसे उच्चतर, आगे देखिए हमने लिखा है उत्तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तो उत्तरावस्था में आ जाएगी। जैसे पहले हमने उच्च लगाया, ये मूलावस्था है, ठीक है, लेकिन उच्च से ऊंचा मतलब उच्चतर हमने वहां पे बताया था, वो तो एक ऐसे ही बताया जो भी, लेकिन यहाँ पे आप पूरा समझेंगे। जैसे यहाँ पे उच्च हमने बोला ये मूलावस्था है, ठीक है, लेकिन इसमें से जोड़ने के बाद ये कहने में आएगा उच्च से जोड़ा तो ऊंचा, उच्च से ऊंचा उच्चतर, तो ये हो जाएगा उत्तरावस्था। उत्तरावस्था अपादान कारक है। कैसे? अपदान में से अलग होता है ना, ये लगा रहता है कारक, तो यही चीज इसको देखिए वहां पे इंडिकेट किया गया है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं, आता है हमारा उत्तमावस्था, जो सबसे बेहतर है। ठीक है, एक संज्ञा सर्वनाम की तुलना सभी से की जाती है, मतलब सबकी तुलना इसी में की जाएगी। या तो विशेषण शब्द से ठीक पहले सबसे आ जाए, हमने आपको पहले उदाहरण दिया ना कि सबसे उत्तम हो जाएगा, राम श्याम के बाद वो वाला उदाहरण दिया हमने आपको, तो वही हो गया सबसे आ जाए। या फिर प्रयोग विशेषण के साथ तम प्रत्यय जोड़ देंगे, तो वही उच्चतम हो जाएगा। और उत्तमावस्था में अधिकरण हो जाएगा, मतलब सब में, देखिए अधिकरण का देखिए है ना, में या पर, तो में आ जाएगा, सब में उत्तम। ठीक है, राम श्याम हो गया, लेकिन राम श्याम में उत्तर मतलब उनमें सबसे उत्तम हो जाएगा, वही होगा अधिकरण। इसमें देखिए आ जाता है, इसीलिए क्योंकि उन सब में वह जो है उत्तम हो जाएगा। हम आगे देखते हैं, देखिए इसमें आपको समझ में आएगा। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब देखिए उच्च हुआ तो ये मूल अवस्था में है, लेकिन इसी का हम उच्चतर बना दिए, तर किए, प्रत्यय जोड़े, पीछे हमने आपको बताया, मतलब उच्च से उच्चतर, से हमने लगाया आगे। ठीक है, अपदान, अप अपदान में वही होता है ना से। अब देखिए क्या हो जाएगा, उच्चतम, अधिकरण मतलब उच्च, उच्चतर, सब में उच्चतम मतलब सबसे उच्चतम, सबसे बढ़िया, यही हो जाएगा। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, वो तो आपको कारक जो दोनों हम बता रहे हैं, अगर आप कारक अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तर और तम आप जोड़ सकते हैं, आप खुद सोचिए। लघु, लघुतर, लघुतम, ये तम जो जुड़ रहा है वो सबसे बेहतर हो जा रहा है। ठीक, अगर हम कहेंगे वृहत, वृहत्तर, वृहत्तम, सबसे बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं इस क्लास को विराम, और उसके बाद हम आपको बता दें कि मिलते हैं आपसे हम अगली कक्षा में। तब तक आप इस क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ें, समझें। ठीक है, और स्वस्थ रहे। चलते हैं, जब क्लास को हम विराम देंगे। चलिए, थैंक यू।